Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the टोराइड. अब हम टोराइड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि टोराइड क्या है. तो टोराइड एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है. मतलब टोराइड एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है. आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं इस बारे में कि परिनालिका का उपयोग जो होता है वो टेलीविजन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि सिंक्रोट्रॉन में संयुक्त रूप से परिनालिका और टोराइड दोनों का ही उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है. ध्यान रखिएगा. तो टोराइड एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है. परिनालिका का उपयोग सिर्फ टेलीविजन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि टोराइड और परिनालिका दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग सिंक्रोट्रॉन में किया जाता है. ठीक है ना. तो ये ध्यान रखिएगा. अब ये टोराइड है क्या, किस तरीके से होता है. तो टोराइड एक वृत्ताकार छल्लानुमा आकृति होती है. पहले तो ये होता है इस तरीके से, ये परिनालिका ही बहुत सारे फेरे लगे होते हैं इसमें, इस तरीके से तार के इस तरीके से छल्ले नुमा आकृति होती है. ये परिनालिका है और इस परिनालिका को हमने क्या किया, वृत्ताकार छल्ले की आकृति दे दिया. तो ये इस तरीके से हो जाता है. देखिएगा. ये हो जाएगा. इस तरीके से ये बन जाएगा टोराइड. ठीक है ना. तो ये रियल में अगर देखें तो ये इस प्रकार से होता है टोराइड. ये इस तरीके से इसमें ये तार के असंख्य फेरे लपेट करके बनाई गई वृत्ताकार आकृति होती है. ठीक है ना. इस तरीके से होता है टोराइड. तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये परिनालिका ही थी. सीधी उस परिनालिका को मोड़कर वृत्ताकार आकृति का रूप दे दिया गया तो वो हो जाता है क्या, टोराइड. ठीक है ना. तो जैसे परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र था वैसे ही टोराइड में भी चुंबकीय क्षेत्र होगा. तो अब हम इसके लिए क्या कहेंगे कि टोराइड एक परिनालिका का ही रूप है जिसमें बहुत असंख्य फेरे तार के लपेट कर बनाए गए होते हैं तथा इसको एक वृत्ताकार छल्ले का रूप या आकृति दे दी जाती है. माना इसमें तार के फेरों के n फेरे हैं और लंबाई इसकी कैपिटल L है, ऐसा मान लिया हमने. और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है. तो देखिएगा इसमें क्या है कि ये इस तरीके से आंतरिक त्रिज्या R1 और ये बाहरी त्रिज्या R3 और बीच वाले तक के लिए हो जाएगी R2. ठीक है ना. तो R2 = R1 + R3/2 होता है. अब हम इसका अनुप्रस्थ काट दर्शा रहे हैं. तो ये अनुप्रस्थ काट क्या होगी, देखिएगा. ये कुछ इस तरीके से है. मान लेते हैं कि ये P रीजन है, ये बीच वाला Q है और बाहर वाला R है. तो P रीजन ये है. फिर अब हम यहाँ पर आएंगे. तो यहाँ पर हम अनुप्रस्थ काट जब दर्शाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र दो तरीके से दिखाएंगे. ये एक तरीके से यहाँ पर हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र. ये यहाँ अगर कागज तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ है तो बाहर जो होगा कागज तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा. ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है. तो ये हो गई R1 त्रिज्या का, ये हो गया Q रीजन R2 त्रिज्या का और ये हो गया R3 त्रिज्या के लिए R रीजन। तो देखते हैं
P और R में क्या होंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इस तरीके से थी P पर, तो P डॉट dl P इक्वल टू म्यू नॉट I, और यहाँ पर IP, यहाँ पर कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो BP इक्वल टू 0 या BP का मान 0 हो जाएगा, तो P क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। अब हम देखते हैं, पहले हम Q रीजन पर निकाल लें, Q पर, तो PQ डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, यहाँ पर धारा का प्रवाह भी होगा, तो PQ डॉट dl का मतलब यहाँ पर L हो जाएगा म्यू नॉट, और अगर फेरों की संख्या n है तो म्यू नॉट I n हो जाएगा, तो PQ म्यू नॉट I n अपॉन L, और L की वैल्यू है 2 पाई R2, तो PQ का मान आ जाएगा म्यू नॉट I n अपॉन 2 पाई R, और n अपॉन L या n अपॉन 2 पाई R2 की वैल्यू को हम स्मॉल n भी दिखा सकते हैं, तो BQ की वैल्यू म्यू नॉट I इंटू स्मॉल n आ जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि R रीजन पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ध्यान रखिएगा Q पर जो माध्य है, बीच वाला रीजन, सिर्फ उसी में धारा का प्रवाह है, तो यहाँ पर म्यू नॉट I धारा प्रवाहित है और n फेरे लिए गए, हमने पहले दर्शा दिया था, तो BQ का मान म्यू नॉट I n अपॉन 2 पाई R2, और R2 का मान हमने पीछे लिखा था कि ये R1 प्लस R3 बाई 2। ओके, अब देखते हैं R पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इसकी बाहरी सतह है, और परिनालिका में देखिएगा ये इस तरीके की आकृति बनती है, तो यहाँ पर ये धारा होगी, तो यहाँ पर ये धारा होगी, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अगर ये इस प्रकार को है, तो जितना होगा यहाँ पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा ये, तो B R की वैल्यू हो जाएगी ये प्लस ये, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिणामी तीनों रीजन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र मिला वो हो जाएगा B इक्वल टू BP प्लस BQ प्लस BR, 0 म्यू नॉट NI प्लस 0, तो ये हो जाएगा B नेट, तो B नेट की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट NI। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा, टोरॉइड के द्वारा, ठीक है ना। अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं दो सीधे समांतर चालक तारों के बीच बल, तो दो सीधे समांतर चालक तारों के बीच बल, ठीक है ना। तो देखिएगा, माना दो सीधे समांतर चालक तार P और Q, जिनमें IP और IQ धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, इनकी लंबाइयां L हैं और परस्पर एक दूसरे से R दूरी पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए, ये इनकी भाषा हो जाएगी। माना दो सीधे समांतर चालक तार जिनकी लंबाई कैपिटल L है, P व Q तार हैं, इनमें IP व IQ धाराएं प्रवाहित की गई हैं जो परस्पर एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब तार P द्वारा Q पर कितना बल लगेगा या Q द्वारा P पर कितना बल लगेगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा, पहले हम निकाल रहे हैं FPQ, मतलब ये है P द्वारा Q पर बल, तो इस तार पर हमें बल निकालना है, तो इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी पता होना चाहिए, कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B किस पर है, Q पर है, किसके कारण, P के कारण, तो ये कितना होगा। तो देखिएगा, ये चालक तार था और इसमें धारा जो थी IP थी, और इससे R दूरी पर हम ये चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं BQP। तो BQP जो होता है ये होता है म्यू नॉट अपॉन
2 पाई I बाई R। आपको पता है लंबे रिज धारावाही चालक तार यानी एम्पियर का परिपथी नियम, उससे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R होता है। तो धारा IP है और दूरी R, तो ये हो जाएगा BQ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो तार है वो कौन सा है, ये है। तो देखिएगा अब ये तार, इसकी लंबाई L है और इसमें धारा है IQ, ये Q तार है, और इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल दिया BQP। तो इस पर बल ये होगा FQP, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं FPQ हमने डिनोट किया है P द्वारा Q पर बल, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू F इक्वल टू FPQ इक्वल टू IQ PQP L साइन थीटा, यानी IQ इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IP अपॉन R L साइन थीटा। तो ये FPQ का मान आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IP IQ अपॉन R L साइन थीटा। ये आ गया तार P के कारण तार Q पर बल। अब हम इसी का रिवर्स निकालते हैं, इसके कारण P पर, ठीक है ना। तो चेक करते हैं। अब हम निकाला FQP यानी Q द्वारा P पर बल। तो इसके लिए सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें। ये तार था Q और इस पर IQ धारा थी, इसके कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा P पर निकाल रहे हैं Q के कारण BPQ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र ये BP। तो इसका फिर वही मान आ जाएगा BPQ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इस धारा के कारण है IQ अपॉन R, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो चालक तार है वो कौन सा तार है, L लंबाई का है और IP धारा हो रही है। तो ये चालक तार है, L धारा है, IP धारा है, L लंबाई है और ये P तार है। तो इस पर F ये आ जाएगा QP इक्वल टू IP BPQ L साइन थीटा। धारावाही चालक तार पर बल F बराबर IBL साइन थीटा। तो FQP आ जाएगा IP म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IQ अपॉन R L साइन थीटा। तो FQP इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IP IQ L साइन थीटा अपॉन R। तो देखिएगा जितना बल पहले के थ्रू था वो ये आ गया इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ, यानी ये बल जो है हमने निकाला FQP और ये था FPQ। दोनों ही बल एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। इसका मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बल तो परिमाण में बराबर है लेकिन बस दिशाओं में विपरीत है। तो ये FPQ इक्वल टू FQP बराबर है और विपरीत है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, धाराएं अगर समान दिशा में, धाराएं देख रहे हैं समान दिशा में हों तो आकर्षण बल, ये देख रहे हैं आकर्षण बल है। और अगर धाराएं विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण बल। तो इस प्रकार से इन तारों के बीच में बल का भी मान होगा। और इसी सूत्र से ध्यान रखिएगा, हम जो 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकालते हैं वो इसी बल से निकालते हैं। ये दो धारावाही चालक तार थे L लंबाई का, जिनकी 1 मीटर और बीच की दूरी 1 मीटर होती थी। इनके बीच में अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो इनमें जो धाराएं थी IP और IQ, इनका मान 1 एम्पियर
होता है। इससे हमने 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा का मान भी ज्ञात किया था। इसी से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IP IQ L अपॉन R। तो देखिएगा L का मान 1 मीटर, R का मान 1 मीटर और F का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। तो ये मान रख दें 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, और इसका मान भी I और इसका मान भी I। तो I² × 1/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, I² का मान 1 हो जाएगा और I = 1 एम्पियर आ जाएगी। ±1 एम्पियर होगी, लेकिन -1 एम्पियर का भी धारा होगी नहीं, इसलिए हमने परिमाण मान 1 एम्पियर यूज किया है। तो ये था 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यानी 2 सीधे समांतर चालक तार जिनकी लंबाई 1 मीटर हो, परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे हों और इनके बीच में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इन चालक तारों में प्रवाहित धाराओं का मान 1 एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से हम 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ज्ञात किया।